हेलो एवरीवन, वेलकम टू चाणक्य आईएएस एकेडमी पटना। टॉपिक ऑफ द डे सेशन। आज के इस सेशन में हम क्लाइमेट से रिलेटेड एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कशन करने वाले हैं। आज के इस दुनिया में आज का जो यह टाइम चल रहा है, इसमें एक तरफ कहीं पे ग्लोबल वार्मिंग का असर दिख रहा है तो कहीं पे ग्लोबल डीमिंग का असर दिख रहा है। कहीं पे बहुत ज्यादा गर्मी पड़ रही है, कहीं पे बहुत ज्यादा ठंड पड़ रहा है, कहीं पे पोलर वेव्स चल रहे हैं। तो इन सब का सबसे ज्यादा असर जो देखा गया है वह आर्कटिक जोन में देखा जा रहा है। और रिसेंटली एक अभी स्टडी पब्लिश हुई है जिसने यह रिपोर्ट किया है कि आर्कटिक जोन में जो परमाफ्रॉस्ट रीजन है वह काफी ज्यादा जल्दी जल्दी मेल्ट हो रहा है, जिसके कारण ग्रीन हाउस जो गैसेस हैं वह अब वहां से इमिट हो रहे हैं। डिफरेंट टाइप्स ऑफ ग्रीन हाउस गैसेस इमिट हो रहे हैं। तो आखिर ऐसा क्या हो रहा है कि आर्कटिक इतना ज्यादा हीट हो रहा है, जल्दी जल्दी वहां पे ग्रीन हाउसेस इमिट हो रहे हैं? क्यों परमाफ्रॉस्ट रीजन जो है वह थोइंग हो रहा है, मतलब उसका वो मेल्ट हो रहा है? ये सब बातों का इस स्टडी में जिक्र किया गया है। सो लेट्स बिगिन द सेशन अबाउट आर्कटिक जोन, मेल्टिंग ऑफ परमाफ्रॉस्ट रीजन। पहले इस मैटर पे जाने से पहले, अब जैसे कि ये टॉपिक ही है एज द परमाफ्रॉस्ट थॉज आर्कटिक चेंज, जैसे जैसे परमाफ्रॉस्ट थॉ होगा वो मेल्ट करेगा, पिघलेगा वहां का पूरा आइस, तो आर्कटिक का जो रीजन है उसमें काफी ज्यादा चेंजेस देखने को मिलेंगे। कारण क्या है कि उस परमाफ्रॉस्ट जो रीजन है, जो सरफेस है, उसके अंदर में काफी ज्यादा मात्रा में ग्रीन हाउसेस गैसेस जो है वो ट्रैप हैं। तो अगर ये परमाफ्रॉस्ट रीजन जो आर्कटिक जोन में है वो मेल्ट होगा तो ग्रीन हाउस गैसेस इमिट होंगे, और जब ग्रीन हाउस गैसेस इमिट होंगे ग्लोबल वार्मिंग बढ़ेगा, तो आर्कटिक में चेंजेस देखने को आपको ऑब्वियस सी बात है कि मिलेगा ही मिलेगा। अब इस बात पे हम आते हैं। पहले तो आर्कटिक में परमाफ्रॉस्ट के थोइंग से रिलेटेड जानने से पहले यह जानना जरूरी है कि आखिर आर्कटिक का लोकेशन कैसा है, कहां पे ये लोकेटेड है। तो हम अगर आर्कटिक जोन के लोकेशन की बात करें, लोकेशन की इसकी अगर हम बात करें, आप देख सकते हैं इस मैप में, ये है आपका आर्कटिक जोन का लोकेशन। अब इस मैप में आप देख सकते हैं जो ये आपको ब्लू कलर का जो लाइन दिख रहा होगा, ये जहां जहां से क्रॉस है वो सारे के सारे पार्ट्स जो है वो आर्कटिक के पार्ट में आते हैं। जैसे आप देख सकते हैं सम पार्ट्स ऑफ कनाडा, यूनाइटेड स्टेट्स, ग्रीनलैंड, यहाँ भी देख सकते हैं फ्यू पार्ट्स ऑफ नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड एंड सम पार्ट ऑफ रसिया। ये सब के सब मिला के पूरा एक आर्कटिक जोन है। और चूंकि यह पोलर एरिया में रिसाइड है, और सिंपल सा अगर आप कहें तो 66 1/2 डिग्री जो लैटिट्यूड है से लेके 90 डिग्री जो लैटिट्यूड है उसका बीच का जो जोन है वो हमारा आर्कटिक जोन है। उसी बीच में यह आर्कटिक जोन हमारा आता है, जिसमें डिफरेंट कंट्रीज के कुछ पार्ट्स शामिल हैं। और यह जो रीजन है क्योंकि पोलर एरिया में है तो यह पूरा आइस कवर्ड होता है। आइस कवर्ड जो सरफेस होता है वह आइस कवर्ड होता है। अब सरफेस में जो भी सरफेस होगा उस पर सैंड्स भी होंगे, सिल्ट्स भी होंगे, सॉइल्स भी होंगे। तो इस सैंड को, सील्स को, जो भी सॉइल्स हैं, उन सबको आइस जो है वह बांध के रखता है। परमाफ्रॉस्ट का मतलब सिर्फ ये नहीं कि सिर्फ और सिर्फ आइस है। आइस क्या कर रहा है, वहां के सॉइल को, सील्ट्स को, जो भी चीजें हैं उन सबको वह बांध के रखा है उस सरफेस पे। सपोज दिस इज द सरफेस, एक कोई सरफेस है और यहाँ पे सॉइल्स भी होंगे, सील्ट्स भी होंगे, और ऊपर से क्या कर रहा है, यह आइस का एक लेयर है जो इसे दबा के अंदर में बांध के रखा हुआ है। लेकिन जैसे ही ये थॉइंग होना इसका स्टार्ट होगा, ये मेल्ट होना स्टार्ट होगा, तो इसके अंदर में जो कार्बन, जो भी ग्रीन हाउस गैसेस ट्रैप होंगे वो सब रिलीज होना स्टार्ट हो जाएगा। तो ग्लोबल वार्मिंग एब्सोल्युटली है कि बढ़ेगा ही बढ़ेगा। तो ये बेसिकली लोकेशन है आर्कटिक जोन का, आप देख सकते हैं, जो 66.5 डिग्री लैटिट्यूड के बाद स्टार्ट होता है। इसमें डिफरेंट कंट्रीज के पार्ट्स आते हैं। और चूंकि अगर बात करें कि यह हो क्यों रहा है, तो इसमें बहुत सारी, यह जो है एरिया जो आप देख रहे हैं वो रिसर्च एंड डेवलपमेंट के पर्पज से यहाँ पे बहुत सारे इंडस्ट्री स्टेब्लिश किए गए हैं, माइनिंग्स होते हैं, रिसर्च होते हैं, जिसके कारण से ये सारे प्रॉब्लम जनरेट हो रहे हैं। अब बात करते हैं आखिर रिपोर्ट में क्या कुछ खास रहा है। तो ये आपका आर्कटिक का लोकेशन है, थॉइंग परमाफ्रॉस्ट इन द आर्कटिक, ये टॉपिक था, ये रिसर्च का टॉपिक था अभी। तो आर्कटिक इज डॉटेड विथ काउंटलेस इंडस्ट्रियल फैसिलिटीज सच एज ऑयल फील्ड्स,
पाइपलाइंस, माइंस एंड मिलिट्री बेसिस। ये एक, जैसा कि मैं बता रहा था कि ये एक ऐसा जोन है कि जो काफी ज्यादा रिसर्च एंड डेवलपमेंट का जोन माना जाता है, रिसोर्स रिच जोन माना जाता है। दैट्स व्हाई नंबर ऑफ इंडस्ट्रीज सच एज ऑयल फील्ड्स, पाइपलाइंस, माइंस, मिलिट्री बेसिस वहां पे एस्टेब्लिश किए गए हैं फॉर द एक्सप्लोरेशन पर्पस। अब चूंकि ये तो एस्टेब्लिश कर दिए गए, अब इनसे जो वेस्टेज जनरेट होगा आखिर वो कहां जाएगा? वो उसी जोन में रहेगा। सो ऑल दिस इंफ्रास्ट्रक्चर इज बिल्ड ऑन परमाफ्रॉस्ट, क्योंकि पूरा का पूरा जो एरिया है वो कवर्ड है विथ परमाफ्रॉस्ट जोन है, आइस कवर्ड है। तो जो परमाफ्रॉस्ट पे है विच वाज वंस बिलीव्ड टू बी पेरिनियली स्टेबल, कि जो बहुत सालों पहले यह समझा जाता था कि यह आइस परमानेंटली स्टेबल है, कभी इसमें कोई थोइंग नहीं होगा, कोई मेल्टिंग नहीं होगा और कोई ग्रीन हाउस गैसेस जो ट्रैप है उसके अंदर में वो रिलीज नहीं होगा। लेकिन इन इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज के कारण, जो माइनिंग्स हो रहे हैं, जो ऑयल फील्ड एक्सप्लोरेशन हो रहे हैं, उसके कारण यह अफेक्ट हो रहा है यह परमाफ्रॉस्ट रीजन, जिसके कारण से जो कार्बन डाइऑक्साइड गैसेस जो उस परमाफ्रॉस्ट रीजन में ट्रैप थे अब वो रिलीज हो रहे हैं। द टॉक्सिक वेस्ट फ्रॉम दिस इंडस्ट्रियल फैसिलिटीज हैज बीन ब्यूरिड इन द परमाफ्रॉस्ट on the assumption that it would stay locked away permanently, but danger looms as the planet continue to heat up। जो टॉक्सिक वेस्ट जनरेट हो रहे थे इन इंडस्ट्रीज से, अब वो क्या सोच रहे थे कि वो सारे वेस्टेज को इस परमाफ्रॉस्ट रीजन के अंदर में ब्यूरिड कर देंगे, और उनका यह मानना था क्योंकि यह एक परमानेंट फ्रोजन जोन है जो कभी थोइंग नहीं होगा, जिसमें कभी मेल्टिंग नहीं होगा, जो कभी हटेगा नहीं, तो रिलीज होगा नहीं वो वेस्टेज। लेकिन अभी जो रिपोर्ट देखने को मिल रहा है कि वह जो जोन है वो काफी ज्यादा वार्म हो रहा है, और वार्म होगा तो आइस मेल्ट होगा। तो जो टॉक्सिक वेस्टेज जो इंडस्ट्रीज ने वहां पे ब्यूरिड किया था अंडर द परमाफ्रॉस्ट और आइस कवर्ड जोन, अब वो क्या हो रहे हैं, वो सारे के सारे टॉक्सिक वेस्ट अब रिलीज हो रहे हैं, जिससे कि ग्रीन हाउस गैसेस इमिट हो रहे हैं। नियरली 2100 इंडस्ट्रियल साइट्स एंड बिटवीन 5600 and 10,000 contaminated sites are under threat of destabilization by the end of this century। कि इतने ज्यादा सपोज करिए कि इतने ज्यादा जो इंडस्ट्रियल जोन्स है वहां पे एस्टेब्लिश साइट्स हैं वो सब खतरे में है। कारण क्या है? टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है, ग्रीन हाउस गैसेस इमिट हो रहे हैं। जिस बेस पे यह इंडस्ट्री बैठे हुए थे, जिस पे इन्हें एस्टेब्लिश किया गया था, उस परमाफ्रॉस्ट रीजन में ही थोइंग होना स्टार्ट हो गया है। अगर अब बात करें कि आखिर ये परमाफ्रॉस्ट क्या होता है, क्या इसका एक स्टैंडर्ड डेफिनेशन है, तो परमाफ्रॉस्ट रीजन जैसा कि मैं बात कर रहा था वो सिंपल सा एक, सपोज कर लीजिए यह एक सरफेस है, इस सरफेस पे अगर बहुत सारे सॉइल्स के पार्टिकल्स हो सकते हैं, सैंड के पार्टिकल्स हो सकते हैं, सिल्ट्स हो सकते हैं, तो इन सबको, ऐसा नहीं है कि सिर्फ आइस कवर्ड है, आइस क्या कर रहा है, इन सबको वो ट्रैप करके रखे हुए, बांध करके रखे हुए। तो अगर किसी कोई सरफेस परमानेंटली कम से कम 2 साल तक अगर वो आइस से कवर्ड रहता है, दैट इज कॉल्ड परमाफ्रॉस्ट जोन। सो परमाफ्रॉस्ट इज एसेंशियली एनी ग्राउंड दैट स्टे फ्रोजन 0 डिग्री सेल्सियस और लोअर फॉर एटलीस्ट 2 इयर्स स्ट्रेट। कि अगर 2 साल तक अगर कोई जोन ऐसा है जिसका टेम्परेचर 0 या उससे भी कम, निगेटिव में भी है, और वो कंटिन्यू 2 सालों तक अगर आइस से कवर्ड है, तो उस जोन को हम बोल सकते हैं कि वो परमाफ्रॉस्ट जोन है। The permanently frozen ground are often found in Arctic regions such as Greenland, Alaska, जो यूनाइटेड स्टेट्स का पार्ट है, कनाडा, रसिया एंड ईस्टर्न यूरोप, जो नॉर्वे, फिनलैंड का जो जोन है उसमें भी यह पाया जाता है। जैसा कि हमने मैप में देखा था कि इस कंट्रीज के कुछ कुछ पार्ट जो है उस आर्कटिक जोन में इन्वॉल्व है, जहां पे आइस कवर्ड जोन होते हैं। अब आप देख सकते हैं इस फिगर को, अगर देख रहे हो तो सपोज यह पूरा का पूरा एक जो ये अर्थ का ये पार्ट है, या आर्कटिक जोन का ही सपोज कर लीजिए पार्ट है, यहाँ पे ये आप देख सकते हैं, यह सरफेस ये पहले कवर्ड था, ठीक है। अब क्या हुआ कि यहाँ पे कुछ, ये पूरा का पूरा पहले कवर्ड था, ये पूरा यहाँ से लेके यहाँ तक कवर्ड था, लेकिन अब इस कुछ एरियाज में अब थोइंग होना स्टार्ट हो गया। ध्यान रख सकते हैं यहाँ पे ये सरफेस अब थोइंग होना स्टार्ट हुआ, वो मेल्ट होना स्टार्ट हो गया। अब जब मेल्ट हो रहा है तो ये एरो के आप निशान देख सकते हैं, ये जो एरोज आपको दिख रहे होंगे, यहाँ पे ये थोइंग का निशान है कि वो मेल्ट हो रहा है, धीरे धीरे टूट रहा है, और जैसे टूट रहा है तो ये जो आपको येलो कलर के लाइंस दिख रहे होंगे, यह साइन है कि यहाँ पे अब इमिशन, ग्रीन हाउस गैसेस जो है वह इमिट हो रहे हैं। तो यह आइस है, आप देख सकते हैं ये आइस है, ये परमाफ्रॉस्ट रीजन है पूरा का पूरा जो आपको दिख रहा है यहाँ पे, ये एक्टिव लेयर है। थॉ एंड रीमोबिलाइज सेडिमेंट्स, अब यहाँ से ये जोन्स
क्या हो रहा है, ये इमिट होना स्टार्ट हो रहा है, जैसे जैसे यह थोइंग हो रहा है उसका मेल्टिंग हो रहा है। अब चूंकि यह इमिट होगा, ग्रीन हाउस गैसेस है, हीट को ट्रैप करेगा, अगेन वहां पे ग्लोबल वार्मिंग राइज करेगा। अब नासा का क्या डिफिनेशन है परमाफ्रॉस्ट का, तो अकॉर्डिंग टू द नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन, परमाफ्रॉस्ट इज कंपोज्ड ऑफ ए कॉम्बिनेशन ऑफ सॉइल, रॉक्स, सैंड दैट आर हेल्ड टुगेदर बाय आइस। जैसा कि हम बात कर रहे थे कि परमाफ्रॉस्ट जो है वो बेसिकली ऐसा नहीं कि सिर्फ और सिर्फ आइस है, वह एक ऐसा जोन है, एक ऐसा सरफेस होगा जहां पे सॉइल्स भी होगा, रॉक्स भी होगा, सैंड्स भी होगा, दैट आर हेल्ड टुगेदर बाय आइस। अब और आइस का क्या काम है, उसे वो कंबाइंड करके उस सरफेस को ढके रहेगा। द सॉइल एंड आइस in permafrost stay frozen all year long. However, although the ground remains perennially frozen, permafrost region aren't always covered with snow. इस सिंपल सा कहता है कि जो permafrost region है, जैसा कि पहले कंसीडर किया जा रहा था कि एक स्टेबल जोन है, लेकिन अगर उसमें कुछ एक्टिविटीज होंगी तो स्नो तो मेल्ट करेगा ही करेगा। अब क्या की फाइंडिंग्स था इस स्टडी का जो अभी रिसेंट में हुआ है। अगर इस की फाइंडिंग्स की बात करें तो इसमें यह बताया गया है कि जो आर्कटिक है पहले से ज्यादा वार्म होना स्टार्ट हो गया है। जो अदर रीजन्स वार्म हो रहे हैं उसके मुकाबले में यह काफी ज्यादा वार्म हो रहा है, और यहाँ पे जिसके कारण से ग्रीन हाउस गैसेस का इमिशन अधिक हो रहा है, जिससे कि यहाँ पे डीस्टेबलाइजेशन आ सकता है। इतने सारे जो रिसर्च एंड डेवलपमेंट स्टेशन वहां पे हैं, माइनिंग हो रहा है, इंडस्ट्री स्टैब्लिश है, उन सबको डीस्टेबलाइज कर देगा ये। अब क्या था ये फाइंडिंग्स में, it was because of these characteristics that countries and corporation began building infrastructure on the Arctic permafrost। क्योंकि यही कैरेक्टरिस्टिक्स था कि ये परमानेंट फ्रोजन रहेगा, उसके कारण शुरुआत में यहाँ पे इंडस्ट्री वगैरह स्टेब्लिश होना स्टार्ट हो चुका था, इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड होना स्टार्ट हो चुका था। द रीजन विटनेस्ड फर्दर एक्सपेंशन ऑफ इंडस्ट्रियल एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट ड्यूरिंग द कोल्ड वॉर एरा। यह कोल्ड वॉर एरा आफ्टर 1945-46 से लेके 1990 तक, मतलब यूएसएसआर के जो डिसइंटीग्रेशन हुआ था उसका जो एरा है वह बोला जाता है कोल्ड वॉर का एरा। इस दौरान इस जोन में काफी ज्यादा इंडस्ट्रियल एक्सपेंशन देखा गया था, बहुत सारे रिसर्च एंड डेवलपमेंट सेंटर स्टैब्लिश किए गए, इंडस्ट्री स्टैब्लिश किए गए, माइनिंग पर्पस के लिए, पेट्रोलियम पर्पस के लिए, बिकॉज इस जोन को मिले हाईली रिसोर्स रिच रीजन कंसीडर किया जाता था। मिलिट्री सर्विसेज के लिए भी बहुत सारी एक्टिविटी, मिलिट्री एक्टिविटीज भी उस जोन में होना स्टार्ट हो गए थे during Cold War era. This led to accumulation of industrial and toxic waste or in the permafrost region which was never removed. अब चूंकि यह एक जो एरा था, रेस था कि कैसे खुद को इंपावर किया जाए, जिसके कारण से नंबर ऑफ इंडस्ट्रियल जोन जो है वहां पे स्टैब्लिश हुए, रिसर्च एंड डेवलपमेंट सेंटर स्टैब्लिश हुए, माइनिंग होना स्टार्ट हो गया, जिसके कारण से बहुत सारा इंडस्ट्रियल और टॉक्सिक वेस्ट जनरेट हुआ, जो कि परमाफ्रॉस्ट रीजन से कभी भी रिमूव नहीं हो सका, और वह उसी के अंदर आइस के अंदर ब्यूरिड रहा। और जैसे वहां पे वार्मिंग स्टार्ट हुआ, जो परमाफ्रॉस्ट जोन था वह थोइंग होना स्टार्ट हुआ, मतलब आइस मेल्ट होना स्टार्ट होता है, ग्रीन हाउस गैसेस रिलीज होना स्टार्ट हो गया। अब किस टाइप्स के आपके इंडस्ट्रियल वेस्ट इस जोन में मेनली देखने को मिलते हैं, तो टॉक्सिक सब्सटेंसेस लाइक ड्रिलिंग मड्स एंड फ्लूइड्स, माइन वेस्ट हीट्स, हेवी मेटल्स, स्पिल्ड फ्यूल्स, रेडियो एक्टिव वेस्ट। इन द स्टडी मेंशन, कि इस स्टडी में ऐसा मेंशन किया गया है कि इस टाइप्स के जो मड्स हैं, हेवी मेटल्स है, जो रेडियो एक्टिव वेस्ट है, ये सब भी वहां पे अब एविडेंस मिलता है कि उसका इंडस्ट्रियल एक्टिविटी के कारण, केमिकल एक्टिविटीज के कारण रेडियो एक्टिव वेस्ट भी वहां देखने को मिल रहे हैं, जो कि काफी ज्यादा डेंजरस हो सकता है। उस जोन में रह रहे जो भी रीजन होगा, जो उसके आसपास के कंट्री है, उनके लिए काफी ज्यादा अफेक्टिव हो सकता है, काफी ज्यादा उनको हार्म कर सकता है। बट एज द आर्कटिक इज गेटिंग वार्मर नियरली 4 times, जैसा कि हम बात कर रहे थे कि जो ग्लोबल वार्मिंग हर जगह हो रहा है, लेकिन हर जगह के मुकाबले में आर्कटिक जोन में, जो आर्कटिक जोन है वो नियरली 4 times फास्ट वहां पे ग्लोबल वार्मिंग हो रहा है रेस्ट ऑफ द कंट्री के हिसाब से। तो वहां पे चूंकि कारण भी तो है, क्योंकि वहां पे अब थोइंग होना स्टार्ट हो गया है। दिस लेड टू क्लाइमेट चेंज, परमाफ्रॉस्ट इज थोइंग रैपिडली which could destabilize not only industrial site but also contaminated areas। अब चूंकि यहाँ पे इतना ज्यादा
या ग्लोबल वार्मिंग हो रहा है अदर्स के मुकाबले में 4 टाइम्स ज्यादा फास्ट हो रहा है, तो इंडस्ट्री को डीस्टेबलाइज करेगा और साथ ही साथ जो इंडस्ट्रियल साइट्स हैं उन सबको भी ये डीस्टेबलाइज करेगा। एंड वंस द डीस्टेबलाइजेशन टेक प्लेस, टॉक्सिक सब्सटेंसेस वुड बी अनलीस्ड across the region, threatening number of species living in that area and health of people who depend on them। जैसे ही डीस्टेबलाइजेशन होगा, इंडस्ट्रियल जो जोन है खत्म होंगे, वहां पे थ्रोइंग होना स्टार्ट होगा, और क्योंकि जैसे थ्रोइंग होना स्टार्ट होगा तो टॉक्सिक वेस्ट जो है, जो रेडियो एक्टिव वेस्ट है, वहां से इमिट होना स्टार्ट होगा, तो वहां पे जो स्पीसीज है उनको काफी ज्यादा अफेक्ट करेगा, और उस स्पीसीज पे जो लोग डिपेंड है उस एरिया में उनको भी ज्यादा हेल्थ इफेक्ट्स देखने को मिलेंगे, और साथ ही साथ क्योंकि इसका जो असर है वो बाकी रीजन पे भी काफी ज्यादा देखने को मिलेगा। कुछ अदर कंसिक्वेंसेस भी इस रिपोर्ट में बताए गए हैं। थॉइंग परमाफ्रॉस्ट कैन सेवरली इंपैक्ट द प्लैनेट। वन ऑफ इट्स मोस्ट डेंजरस कंसिक्वेंसेस इज रिलीज ऑफ ग्रीन हाउस गैसेस इनटू द एटमॉस्फेयर। चूंकि तो एटमॉस्फेयर में अगर रिलीज होगा तो कहीं ना कहीं ट्रेवल करेगा ही एटमॉस्फेयर में, बहुत सारे एयर्स है, पोलर विंड्स है, ये सब के थ्रू वो एक जगह से दूसरी जगह ट्रेवल करेगा, जो अल्टीमेटली जब हमारा एटमॉस्फेयर किसी एक जगह अफेक्ट होता है तो उसका अफेक्ट दूसरे जगह भी देखने को मिलता है। तो इसका सबसे मेजर जो प्रॉब्लम होने वाला है वो ग्रीन हाउस गैस का इमिशन है। बहुत सारे हैं, कार्बन डाइऑक्साइड, CO2, मीथेन, इन सब का इमिशन होने वाला है अगर वो परमाफ्रॉस्ट रीजन अगर कंप्लीटली थ्रोइंग हो गया उसका। तो अब बात करते हैं 2022 का रिपोर्ट सेड बाय नासा। Arctic permafrost alone holds an estimated 1,700 billion metric ton of carbon, including methane and carbon dioxide। कि सिर्फ आर्कटिक जोन का जो परमाफ्रॉस्ट जोन है उसमें अप्रोक्स 1,700 बिलियन मीट्रिक टन जो कार्बन जो है वह स्टोर्ड है। अब सोचिए कि इतना ज्यादा मात्रा में अगर परमाफ्रॉस्ट थ्रोइंग होता है तो इतनी ज्यादा मात्रा में कार्बन का इमिशन होगा, तो ग्लोबल वार्मिंग का जो लेवल है वो कितना हाई हो जाएगा। और सिर्फ कार्बन डाइऑक्साइड नहीं, मीथेन की भी काफी मात्रा में क्वांटिटी वहां पे मौजूद है। दैट्स रफली 51 टाइम्स द अमाउंट ऑफ कार्बन द वर्ल्ड रिलीज्ड एज फॉसिल फ्यूल इमिशन इन 2019। जो 2019 का डाटा के अकॉर्डिंग उससे लगभग 51 टाइम्स अधिक है इसमें जो कार्बन स्टोर्ड है। और इतना अमाउंट में, हेवी अमाउंट में अगर कार्बन इमिट होगा तो सोच सकते हैं कि कितना ज्यादा ग्लोबल वार्मिंग का असर पड़ने वाला है। अदर कंसिक्वेंसेस में क्या बात कर सकते हैं, देख सकते हैं आप। मोर ओवर प्लांट मैटर फ्रोजन इन द परमाफ्रॉस्ट डजंट डीके, ये सबसे बड़ा एक और खतरा है। बट व्हेन परमाफ्रॉस्ट थॉ, माइक्रोब्स विद इन द डेड प्लांट मटेरियल स्टार्ट टू ब्रेक द मैटर डाउन, रिलीजिंग कार्बन इनटू एटमॉस्फेयर। अब चूंकि जो प्लांट है, जो वहां पे प्लांट है, जैसे ही वो परमाफ्रॉस्ट डिके करेगा, प्लांट मैटर फ्रोजन इन परमाफ्रॉस्ट डजंट डीके। अब प्लांट है, अब पहले क्या होता था, जो कोल वगैरह जो भी बनता था वो प्लांट अगर चला गया उस सरफेस के अंदर में तो वो डीके हो जाता था। लेकिन अब परमाफ्रॉस्ट जोन ही जो है वह पूरा का पूरा थ्रोइंग हो रहा है, तो यह प्लांट जो है अब वो डीके नहीं करेगा। जब डीके नहीं करेगा तो जो डेड प्लांट्स हैं उसमें जो माइक्रोब्स अवेलेबल हैं, अब वो माइक्रोब्स क्या करेगा डेड प्लांट्स के अंदर में, अब वो क्या करेगा, वो ब्रेक डाउन करेगा उस मटेरियल को, जिससे कि अगेन कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो है वो एटमॉस्फेयर में रिलीज होगा। क्योंकि कुछ भी तो रहना चाहिए ना सरफेस, तब तो जाके प्लांट उसके अंदर में ब्यूरिड होगा, तब डीके होगा। तो सरफेस ही नहीं है, वो पूरा का पूरा सरफेस थ्रोइंग हो रहा है, तो प्लांट डीके नहीं करेगा। और जो डेड प्लांट्स ऑलरेडी होगा उसमें जो माइक्रोब्स हैं, अब वो माइक्रोब्स क्या करेगा, उससे ब्रेक डाउन करेगा, जिससे कि कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज होगा। सो ओवरऑल जो स्थिति है आर्कटिक जोन की, वो काफी ज्यादा क्लाइमेटिक पॉइंट ऑफ व्यू से काफी ज्यादा कह सकते हैं कि डेंजरस कंडीशन में है। हालांकि जो आर्कटिक काउंसिल है, आर्कटिक काउंसिल है, वो लगातार इस पे काम कर रही है। बेसिकली इसका एस्टेब्लिशमेंट ही किया गया था कि जो आर्कटिक जोन है उसके वो देखभाल करने के लिए, उसको केयर टेक करने के लिए कि जो भी जोन है, जो भी इंडस्ट्रियल जोन उसमें जा रहे हैं वो नॉर्म्स को फॉलो कर रहे हैं या नहीं। लेकिन जो रिपोर्ट्स आ रहे हैं डे बाय डे, हर साल जो रिपोर्ट्स आ रहे हैं उसमें यही बताया जा रहा है कि परमाफ्रॉस्ट रीजन जो है वो काफी ज्यादा फास्ट थ्रोइंग हो रहा है, जिसके कारण से ग्रीन हाउस गैसेस इमिट हो रहे हैं। और ये ग्रीन हाउस गैसेस सिर्फ उसी जोन को अफेक्ट नहीं करेंगे, यह पूरा का पूरा एटमॉस्फेयर को अफेक्ट करेगा, बिकॉज ह्यूज अमाउंट में कार्बन डाइऑक्साइड स्टोर्ड है, मीथेन भी स्टोर्ड है, जो कि काफी ज्यादा
अफेक्ट करेगा ओवरऑल आर्कटिक जोन, जो वहां पे स्पीसीज रह रहे होंगे उसको भी अफेक्ट करेगा, जो उस स्पीसीज पे लोग डिपेंड होंगे उसे भी अफेक्ट करेगा। तो ये अभी रिसेंटली एक रिपोर्ट आया था। सो आपको अब समझ में आ गया होगा कि आखिर आर्कटिक में कैसे परमाफ्रॉस्ट थोइंग हो रहा है, परमाफ्रॉस्ट जोन क्या होता है और इस पे क्या किया जा सकता है। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू।